जैक द्वारा निकाला गया मॉडल क्वेश्चन भूगोल विषय का आपका संपूर्ण आंसर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि भूगोल का भी जल्दी से वीडियो बना दीजिए। थोड़ा सा समय का दिक्कत था, लेकिन फिर भी मैंने इसे तैयार कर लिया है आप लोगों के लिए। आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। सारे जो क्वेश्चन के आंसर है वो जेसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया आंसर की है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक और परीक्षा उपयोगी विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, धैर्य से इसको देखना है। पहला है संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, तो यहाँ हो जाएगा मानवीय घटक। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है, तो 50 लाख से अधिक। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो मैदानों में। भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है, 1921। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस विद्वान की देन है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर महबूब उल हक। निम्न में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया है, तो रोपण कृषि। हार्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है, तो यहाँ हो जाएगा फल और सब्जी से। निम्न में कौन सा रोपण कृषि नहीं है, तो गेहूं। निम्न में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो पूंजीवादी। जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो नागोया को कहा जाता है। नई औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी, तो 1991 को। एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है तृतीय क्षेत्र पर। कील नहर कहाँ स्थित है, जर्मनी में। जल किस प्रकार का संसाधन है, चक्रीय संसाधन। आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है, तो 75 सेंटीमीटर से अधिक। अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। कोची पतन कहाँ अवस्थित है, केरल में। किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया, द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, सीमांत भूमि। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, तो यहाँ हो जाएगा इनमें से सभी। तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हो जाएगा इनमें सभी। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, गौर करना है बच्चों, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। बच्चों जो आपका मॉडल क्वेश्चन दिया गया है जैक के द्वारा, उसी में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ठीक है, उसी को मैं बता रहा हूँ। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर है वो जेसीईआरटी द्वारा दिया गया है, तो उसको मैं बताऊंगा अभी। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया है, तो 1991। द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है, तो मीडोज। अब यहाँ से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू होता है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित करें। तो भौतिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के अंतः संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। रेटजेल के अनुसार, देखिए अर्थशास्त्री जो भूगोल शास्त्री है उसका जरूर दीजिएगा। तो रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरितल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो बच्चों आप इसमें इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक भी लिखिएगा तो करेक्ट ही हो जाएगा। दूसरा है, मानव विकास के 3 बुनियादी आयाम कौन से हैं, तो पहला है आपका लंबा, फिर है स्वास्थ्य जीवन, ज्ञान और एक सभ्यक जीवन स्तर। ये सब मानव विकास की बुनियादी आयाम है। अगला है, चलवासी पशुचारण से आप क्या समझते हैं, तो इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते रहते हैं। मतलब पशु के साथ एक जगह से दूसरे जगह क्या कहते हैं, घूमते हैं, भोजन तलाशते हैं, कहीं कहीं खेती भी करते हैं और फिर वहां से फिर दूसरी जगह चले जाएगा, वही हो जाएगा चलवासी पशुचारण। चौथा है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरा निजी क्षेत्र के उद्योग, तीसरा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और चौथा है सहकारी क्षेत्र के उद्योग।
पांचवा है तृतीयक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। तो तृतीयक क्रियाकलाप वे कार्य या सेवाएं हैं जो पदार्थों के उत्पादन से भिन्न है और जो भौतिक पदार्थों का निर्माण प्रसंस्करण प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते। उदाहरण के लिए शिक्षक, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, धोबी, प्लम्बर आदि की सेवाएं तृतीयक क्रियाकलाप में आती है। मतलब जितना भी सेवा से संबंधित काम होगा वो सभी तृतीयक क्रियाकलाप आते हैं। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, ये भी बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें तो जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या में वृद्धि है। आठवां है फसल सस्य गहनता से क्या तात्पर्य है। तो सस्य गहनता का अर्थ यह है कि एक खेत में एक वर्ष में कितनी बार फसलें ली जाती है। नौवां है भारत के पूर्वी तट पर स्थित किन्हीं 4 पत्तनों के नाम लिखे। तो चेन्नई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम। यहाँ से आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक तरफ आपका प्रतिकर्ष है, दूसरी तरफ आपका है अपकर्ष कारक। तो जो कारक जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं, और जिन कारकों की वजह से जनसंख्या अन्य क्षेत्रों की तरह पलायन प्रवास करती है अपकर्ष कारक कहलाते हैं। दूसरा अंतर है प्रमुख प्रतिकर्ष कारक में होगा बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां आदि। और प्रमुख अपकर्ष कारक में है रोजगार के अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति एवं स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, उत्तम जलवायु आदि। तीसरा अंतर है प्रतिकर्ष कारकों से किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार छोटा होता जाता है, जबकि अपकर्ष कारकों से किसी क्षेत्र की जनसंख्या का आकार बड़ा होता जाता है। 11 नंबर है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का वर्णन करें। तो निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र, कंप्यूटर आधारित डिवाइस तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक व औद्योगिक उत्पाद महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत में पाइपलाइन परिवहन के 5 लाभ बताएं। तो पहला है इसका लाभ कि पाइपलाइनों द्वारा जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि तरल एवं प्रवाही पदार्थों का लंबी दूरी तक परिवहन अत्यधिक सुविधापूर्वक एवं सक्षम ढंग से किया जाता है। दूसरा है इसका लाभ कि इसके संचालन एवं रखरखाव में बहुत कम व्यय होता है। तीसरा है यह परिवहन माध्यम परिवहन के अन्य सभी माध्यमों से सस्ता है तथा इसके द्वारा ठोस पदार्थों को भी द्रवीय अवस्था में परिवर्तित कर परिवहित किया जा सकता है और यह प्रदूषण रहित परिवहन का साधन है। 13 नंबर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्यों है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। यदि विभिन्न देश वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को प्रयोग में लाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभ प्रदान करते हैं। इस प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता व हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। सिद्धांत या व्यापारिक भागीदारी समान रूप से लाभदायक होनी चाहिए। वर्तमान समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठनों का आधार बन गया है तथा यह राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित हो गया है। आज सुविकसित परिवहन एवं संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी से मिलने वाले लाभों को छोड़ने का इच्छुक नहीं है। अगला है भारत में जनसंख्या वितरण प्रतिरूप का वर्णन करें। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको आप लोग देख सकते हैं। जनसंख्या वितरण के क्या क्या प्रतिरूप हैं, तो इसको बांटा गया है कि भारत में जनसंख्या वितरण का प्रारूप देश की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों से प्रभावित होती है। जनसंख्या वितरण का विश्लेषण करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या कैसे फैली हुई है और किन कारणों से विभिन्न स्थानों पर जनसंख्या की घनत्व में भिन्नता होती है। यहाँ भारत में जनसंख्या वितरण के प्रारूप का विवरण प्रस्तुत है। तो पहला है भौगोलिक वितरण, जिसमें उत्तर क्षेत्र है,
दक्षिण क्षेत्र है, इसका जो आप डिटेल है आप देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ उसी तरह लिखिएगा। फिर है पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। दूसरा पॉइंट है इसका जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का आप डिटेल देख सकते हैं क्या है, तो इसी तरह लिख दीजिएगा बच्चों। तीसरा है शहरी और ग्रामीण वितरण, इसमें भी 2 पॉइंट दिए हैं, शहरी क्षेत्र का और ग्रामीण क्षेत्र का। चौथा है सामाजिक और आर्थिक कारण, जिसमें अर्थव्यवस्था आ जाएगा, सामाजिक संरचना आ जाएगा। अन्य कारक में आ जाएगा जलवायु, परिवहन और आधारभूत संरचना। और छठा कारण है जनसंख्या की वृद्धि दर। अगला है भारत की पल्ली और परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले पल्ली बस्तियां हैं, कई बार बस्तियां भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, किंतु उन सब का नाम एक रहता है। विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढानी इत्यादि कहा जाता है। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्रायः सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुयात में पाए जाते हैं। अब है परिक्षिप्त बस्तियां। तो भारत में परिक्षिप्त अथवा एकांकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकांकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों को ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। इन बस्तियों का यह स्वरूप प्रायः भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार को अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में बस्तियों का यह प्रकार पाया जाता है। क्वेश्चन है भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। तो भूमि की भूपर्पट्टी में गहराई के कुछ क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। इस ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व निम्नलिखित है। यह ऊर्जा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। सबसे पहले यह अक्षय ऊर्जा स्रोत है। यह एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है, जिसका अर्थ है कि यह कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा इसका महत्व है कि लगातार उपलब्ध, यह दिन और रात हर मौसम में उपलब्ध रहती है। फिर है पर्यावरण के अनुकूल, इसका उपयोग करने से अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में बहुत कम प्रदूषण होता है। स्थानीय रोजगार, भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। विभिन्न उपयोग, तो इसका उपयोग बिजली उत्पादन, भवनों को गर्म करने, कृषि और कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। भारत में सड़क तथा रेल परिवहन एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट करें। तो सड़क तथा रेल परिवहन एक दूसरे के पूरक है। पहला है यहाँ सड़क परिवहन घर तथा रेलवे स्टेशन के बीच एक जोड़ है, क्योंकि यह घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। दूसरा है सड़क परिवहन खेतों तथा कारखानों को रेलवे स्टेशन से जोड़ता है। दूरवर्ती स्थानों पर से जाई जाने वाली वस्तुएं स्टेशन तक ट्रकों में लाई जाती है। तीसरा है रेल परिवहन भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि सड़क परिवहन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी बाजार तक शीघ्र नष्ट हो जाने वाले उत्पादों, फल, सब्जियां, दूध तथा डेयरी उत्पाद के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से बच्चों आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसका थोड़ा आंसर लंबा लंबा है, इसलिए हम इसको आपको दिखा दे रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो वे कारक जो किसी उद्योग की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें स्थानीयकरण के कारकों के रूप में जाना जाता है। तो उद्योगों के स्थानीयकरण के प्रमुख कारक निम्नलिखित है। सबसे पहले आपका कच्चा माल। कच्चा माल किसी उद्योग का आधार है। कच्चा माल सुगमता पूर्वक पर्याप्त तथा सस्ते दर पर उपलब्ध होना चाहिए। जिन उद्योगों में प्रयुक्त कच्चा माल भारी, सस्ता तथा निर्माण के दौरान वजन कम हो जाता है, वे उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप अवस्थित होते। इसी प्रकार जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं से संबंधित उद्योग फल, सब्जी, दूध, मछली आदि
कच्चे मालों के स्रोतों के समीप ही स्थापित होते हैं। गैर ह्रास मूल्य को उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग इनके कच्चे माल के स्रोत अथवा बाजार कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं। इससे परिवहन व्यय में कोई अंतर नहीं आता है। फिर दूसरा, शक्ति के साधन, तो कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, वे परमाणु ऊर्जा प्रमुख शक्ति संसाधन है। लौह इस्पात उद्योग कोयले की खदानों के समीप स्थापित होते हैं। एल्युमिनियम उद्योग सस्ते जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित होते हैं। जल विद्युत तारों से संप्रेषण व पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसों में पाइपलाइन सुविधाजनक है। अतः उद्योगों में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तीसरा है परिवहन व संचार के साधन। तो परिवहन लागत का औद्योगिक इकाई की अवस्थिति में महत्वपूर्ण स्थान होता है। संचार साधनों का महत्व भी औद्योगिक विकास में सहायक है। अतः इनकी सुलभता औद्योगिकरण को प्रभावित करती है। फिर है आपका बाजार। चौथा पॉइंट, इसका डिटेल आप देख लिए बच्चों। पांचवा है कुशल श्रमिक। छठा पॉइंट है पूंजी। सातवां है आपका जलापूर्ति। आठवां है जलवायु। नौवां है उचित तकनीक। ये सब का आप डिटेल देख लीजिए जैसे लिखा हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन है, आप उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार योगदान दिया है? तो उदारीकरण, सबसे पहले हम लोग उदारीकरण को जानेंगे। इसमें उद्योग एवं व्यापार को लाल फीताशाही के अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना है। निजीकरण में क्या है कि देश के अधिकांश उद्योगों के स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंध का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना निजीकरण कहलाता है। इसके फलस्वरूप स्वस्थ अर्थव्यवस्था पर सरकारी एकाधिकार कम या समाप्त हो जाता है। वैश्वीकरण है कि देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। इसके द्वारा प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीकी तथा व्यापारिक आदान प्रदान होता है, जिसे वैश्वीकरण कहते हैं। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 ईस्वी में की गई। इसके अंतर्गत औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई है। अब हम यहाँ उदारीकरण, इसका अर्थ है कि उद्योगों पर से प्रतिबंध हटाना। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। केवल सुरक्षा, सामरिक तथा पर्यावरणीय सरोकार से संबंधित केवल 6 उद्योगों को इस व्यवस्था से लाभ से वंचित रखा गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उद्योग प्रतिस्पर्धा प्राप्त कर सके। फिर है निजीकरण। निजीकरण है कि इसका अर्थ है कि उद्योगों की स्थापना में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी कम करके निजी व्यक्तिगत भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। इस नीति के अंतर्गत 1956 ईस्वी से सार्वजनिक सेक्टर के अधीन सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटाकर 4 कर दी गई है। देहली संपत्ति की सीमा समाप्त कर दी गई है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दे दी गई है। तीसरा है वैश्वीकरण। इसका अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था साथ एकीकृत करना। इस व्यवस्था में समानता तथा पूंजी सहित सेवाएं, श्रम व संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्र पूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। नई औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्यों के संदर्भ में इस नीति के लाभों को देखा जाना चाहिए, जिसमें है कि अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना। दूसरा, इसमें विकृत अथवा कमियों को दूर करना। तीसरा है उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में स्वपोषित वृद्धि को बनाए रखना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना। धीरे धीरे ही सही भारत अपनी नई औद्योगिक नीति के द्वारा औद्योगिक विकास के पथ पर अग्रसर होता दिखाई पड़ रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय बताएं। तो भू निम्नीकरण, जिसमें भूमि की उत्पादकता और उर्वरकता कम हो जाती है, आधुनिक समय की गंभीर समस्याओं में से एक है। इसे रोकने के लिए विभिन्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला है वृक्षारोपण और वनों का संरक्षण। इसका आप डिटेल देख लीजिए बच्चों। दूसरा पॉइंट है मिट्टी संरक्षण तकनीक, मतलब मिट्टी का संरक्षण हम लोग कैसे करेंगे। फिर तीसरा है चराई पर नियंत्रण, जल संरक्षण, टिकाऊ खेती, आधुनिक तकनीक का उपयोग, सामाजिक जागरूकता। इन उपायों से न केवल मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है, बल्कि पर्यावरण का संतुलन भी बना रहता है। इन उपायों को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर लागू करके अस्थायी विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। 21 नंबर है सेवा सेक्टर में पर्यटन के महत्व को स्पष्ट कीजिए तथा पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें।
तो सेवा क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक प्रमुख स्रोत है और रोजगार सृजन में सहायक है। होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। यह स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करता है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो भौगोलिक कारक है, आप इसका डिटेल देख लीजिए बच्चों। फिर है सांस्कृतिक कारक, फिर है आपका आर्थिक कारक, सुविधा और आधारभूत ढांचा, पांचवा है सामाजिक और राजनीतिक स्थिति, छठा है पर्यावरणीय स्थिति। तो इस प्रकार पर्यटन का सेवा क्षेत्र में न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? इनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। तो व्यक्ति और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सेवा या सुविधा को परिवहन कहते हैं। इससे देश का सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक विकास का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। परिवहन के प्रमुख साधन के अंतर्गत स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन आते हैं। स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क, रेलवे और पाइपलाइन आते हैं। जल परिवहन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और महासागरीय मार्ग आते हैं। वायु में चलने वाले यान वायु परिवहन के अंतर्गत आते हैं। परिवहन के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। यहाँ देखिए मिस्टेक थोड़ा सा हो गया, निम्नलिखित हो जाएगा। तो यहाँ है भौतिक कारक, इसका आप डिटेल देख लीजिए बच्चों। दूसरा है जलवायु, तीसरा है आर्थिक कारक, फिर है आपका प्रशासनिक कारक, उसके बाद है 23 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए विश्व के चित्र पर निम्नांकित जगहों को चिन्हित करें। तो ए में देखिए क्या है आपका स्वेज नहर। तो स्वेज नहर कहाँ पर है? तो यहाँ हम लोग देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो लाइन आ रहा है ये आपका स्वेज नहर है, इसीलिए यहाँ मैंने ए लिख दिया है। ये जो जगह जो है ये यहाँ से यहाँ जो लाइन है यही आपका स्वेज नहर है। बी आपका कह रहा है क्या? तो बी है श्रीलंका। श्रीलंका हम लोग जानते हैं भारत के नीचे है, तो भारत के नीचे कहाँ पर लगा देना है? तो यहाँ पर आपको श्रीलंका को लगा देना है। यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे करके होगा गोल सा, समझे, वही है श्रीलंका, इसीलिए इस जगह पर मैंने बी लिख दिया, मतलब श्रीलंका यहाँ पर है। उसके बाद तीसरा में है आपका न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड को आप लोग देख सकते हैं, सी नंबर, न्यूजीलैंड देखिए यहाँ पर है। सी नंबर कहाँ दिख रहा है आपको? तो यहाँ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये जो है ये एरिया जो देख रहे हैं ना, ये वाला यही है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बाद है बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी आप लोग जान ही रहे हैं, यहाँ ये जो एरिया जो है ना ये वाला, ये है आपका बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ भारत के पास ही है इधर बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है। उसके बाद है ग्रीनलैंड। तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये पूरा क्षेत्र ये आपका ग्रीनलैंड है। तो बच्चों हम इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देते हैं कौन कहाँ पर है। स्वेज नहर, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, बंगाल की खाड़ी और ग्रीनलैंड। तो इसको आप लोग देख लीजिए बढ़िया से कौन कहाँ है, ए, बी, सी, डी और ई। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मॉडल क्वेश्चन जैक के वेबसाइट पर जारी किया गया है, उसी का आंसर मैंने आपको बताया है। ये आंसर JCERT द्वारा दिया गया है, उसी को मैंने आपको बता दिया है। इसको यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे साइट DRGP82 पर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय